अरे भाई आधार कार्ड को मैं जितनी बार करेक्शन करता हूँ वो उतनी बार गलत हो। अरे छोटे रुक बताता हूँ। वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। कहानी शुरू होता है लिपुन एंड रोहित से। दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, लेकिन लिपुन एक गरीब घर से बिलोंग करता था जहाँ पर उसके पिता एक मजदूरी का काम करते थे एंड ज्यादा से ज्यादा महीने का 10 से 12,000 उसके टोटल आमदनी थी। इसमें से बड़ी परेशानी से महीने का खर्चा निकलता था। लिपुन पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर देन रोहित, सो बहुत मेहनती भी था। लेकिन गरीब होने की वजह से उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो वो क्या करता था अपने दोस्तों से कुछ किताब उधार लेके पढ़ाई करता था एंड कुछ सेकंड हैंड बुक्स को खरीदता एंड उससे पढ़ाई करता। ऑन दी अदर हैंड रोहित के पिता एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन थे जहाँ पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए रोहित के पिता उसको बहुत ही बढ़िया बढ़िया किताब खरीद के देते थे एंड रोहित के एडमिशन एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट में करवा देते थे। इतने कठिनाइयों का सामना करने के बाद लिपुन क्लास में टॉप करता है, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन की बात आई तब रोहित की एक बहुत ही स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन लिपुन की एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन होता है। इसके बावजूद लिपुन के मार्क्स रोहित के मार्क्स से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। दरअसल ऐसा हुआ यूं क्योंकि रोहित एससी कैटेगरी से बिलोंग करता था एंड लिपुन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था। एंड जब गवर्नमेंट जॉब की बात आई तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसा, कास्ट रिजर्वेशन। लिपुन की ज्यादा परसेंटाइल होने के बावजूद उसे एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, जबकि रोहित के कम परसेंटाइल होते हुए भी उसे ये जॉब मिल गई सिर्फ एंड सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन की वजह से। यहाँ पर लिपुन जो इस पार्टिकुलर जॉब के लिए ज्यादा एलिजिबल था एज कम्पेयर देन रोहित एंड उसके परिवार को इस जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन की वजह से ये जॉब रोहित को मिल गई। जरा खुद को लिपुन के जगह पर रख के सोचिए क्या बीती होगी उसके ऊपर एंड जो लिपुन के साथ हुआ क्या वो सही था? क्या लगता है आपको? देश का जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वहाँ पर ऐसे कम एबिलिटी वाले लोगों को बैठाने से क्या देश आगे जा पाएगा? क्या देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? मैंने कम एबिलिटी कहा, लोअर कास्ट है। और क्या लगता है इंडिया में जो कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है वो सही है या गलत? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हमारे देश की सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करें। हमें मालूम है कि आपकी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट के बारे में बातें करेंगे। ये रहा वो सारे पॉइंट। चैप्टर 1, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टुडे। आज देश को आजाद हुए 77 साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भारत आज भी जाति प्रथा का सामना कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे गांव में छुआछूत की प्रथा अभी भी प्रचलन है। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसे ही एक टॉपिक पर आर्टिकल पढ़ा एंड मेरा यकीन मानो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं टोटली शॉक रह गया। 20 मई 2019 को BBC न्यूज के एक आर्टिकल में आया था कि कुछ उच्च जाति के लोगों ने एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी क्योंकि वो उनके सामने बैठकर खाना खा रहा था। वैसे ही तमिलनाडु में उच्च जाति के समूह ने 3 दलित व्यक्ति की हत्या कर दी क्योंकि वो उनके सामने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए थे। ये सब तो कुछ नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था कि एक दलित दूल्हा पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ घोड़े पर सवार होकर शादी करने के लिए गया क्योंकि उसे एक उच्च जाति के परिवार ने धमकी दी थी कि अगर वो घोड़े पर बैठने की कोशिश करेगा तो उसे मार डालेंगे। ये सब इतनी चौंका देने वाली कहानी है कि मीडिया ने भी इसे उठाया। आज हमारा भारत कहने को तो मॉडर्नाइज रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर अनटचेबिलिटी का शिकार हो रहा है। लेकिन इंडिया में ये जाति प्रथा की शुरुआत कब हुआ था एंड क्यों हुआ था? चैप्टर 2, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। भारत की जाति व्यवस्था दुनिया की सामाजिक स्तर की सबसे पुरानी व्यवस्था है। ये प्रणाली जो हिंदू को उनके धर्म एंड कर्म के आधार पर बनाया गया था, माना जाता है कि ये करीबन 3000 साल से अधिक पुरानी है। जाति व्यवस्था हिंदू को 4 मुख्य श्रेणी में विभाजित करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। माना जाता है कि यह समूह की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी, जहाँ पर उनके सिर पर ब्राह्मण थे जो शिक्षित एंड ज्ञानी माने जाते थे। उनके मुख से क्षत्रिय आए थे जो योद्धा एंड शासक थे। तीसरा जो उनके जांघों से आए थे वो थे वैश्य एंड फाइनल जो चौथा थे वो उनके चरण से आए थे वो थे शूद्र। एंड इस पूरे जाति व्यवस्था के बाद जितने रह गए थे वो सारे दलित या अछूत माने जाते थे। चैप्टर 2, प्री इंडियन हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम। सदियों से जाति व्यवस्था ने हिंदू धार्मिक एंड सामाजिक स्तर के लगभग हर एक पहलू को निर्धारित किया है। गांव में रहने वाले लोगों को इस सिस्टम में लंबे समय तक शामिल किया गया था। ये सिस्टम कुछ ऐसा था जहां पर अपर क्लास लोगों के लिए बहुत ही फैसिलिटीज अवेलेबल था एंड लोअर कास्ट लोगों के लिए बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी। उचली एंड निचली जातियां हमेशा अलग अलग कॉलोनी में रहा करते थे। हालात कुछ ऐसा हो गया था कि निचली जाति के लोग को पानी पीने के लिए कुएं का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था, चाहे वो प्यास से मर ही क्यों ना जाए।
ये जो सिस्टम था उसमें उचली जाति के लोग हमेशा निचली जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहते थे। किसी भी उचली जाति के लोग निचली जाति के लोगों के साथ खाना खाना तो दूर, उनके परछाई को भी अछूत मानते थे। कोई भी किसी दूसरी जाति से शादी नहीं कर सकता था, सबको अपने जाति के अंदर रहकर शादी करना पड़ता था। ये सदियों तक अपरिवर्तित रहा, जिससे लोगों को एक फिक्स्ड सोशल सिस्टम में फंसाया गया, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। इस जातिवाद को हटाने के लिए रिजर्वेशन की बात साल 1882 की हंटर कमीशन में आई, जब ज्योतिराव फुले एंड विलियम हंटर सबको शिक्षित करने की ठान ली एंड सबके लिए इक्वल जॉब ऑफर करने की ठान ली। लेकिन इस रिजर्वेशन सिस्टम की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आई साल 1950 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में रिजर्वेशन की बात लिखी, जहां पर निचली जाति के लोगों के लिए सीट एंड नौकरी रिजर्व करके रख दी गई ताकि निचली जाति के लोग ज्यादा आगे बढ़ सके। ये बात तो आपको सभी बताएंगे, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में सिर्फ 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन आज 70 साल से अधिक हो गए, फिर भी अभी तक रिजर्वेशन चल रहा है। चैप्टर 4, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश राज। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि 18वीं शताब्दी तक जाति का भेदभाव सीमित था, लोग एक जाति से दूसरे जाति को आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा एक इतनी कठोर बाउंड्री बनाई गई जिसने फिर से कास्ट को डिफाइन कर दिया एंड उनके शासन को सरल करने के लिए उन्होंने जनगणना की, जिसे आसानी से इंडिया के लोगों के ऊपर शासन कर सके। चैप्टर 5, कास्ट रिजर्वेशन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या 121 करोड़ था, जो दिसंबर 2017 तक 130 करोड़ हो गया था, जिसमें करीबन 80% हिंदू थे, यानी कि भारत में कुल मिलाकर 104 करोड़ लोग हिंदू हैं। उनमें से 15% मुस्लिम, यानी कि 20 करोड़ लोग मुस्लिम, 2.3 करोड़ लोग कसाई, जिनमें उनकी संख्या 3.09 करोड़ था, लगभग 2% लोग सिख, यानी कि 2.6 करोड़ लोग सिख, एंड बाकी जैन, बौद्ध, etc। इस पूरी आबादी का 8.6 हिस्सा अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी का है एंड 16.6 अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी का है, जिसमें से उनकी आबादियां 30.57 करोड़ है, यानी कि भारत में 30.5 करोड़ लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनमें से SC कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में 15% रिजर्वेशन रखी गई है एंड ST कैटेगरी में 7.5% रिजर्वेशन रखा गया है। ये तो कुछ नहीं, अगर आगे के नंबर सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएगा। अभी तक तो बात ठीक था, फिर आई 16 नवंबर 1992, जिसमें पहली बार भारत में OBC कैटेगरी को इम्प्लीमेंट किया गया एंड आज हमारे भारत में टोटल 42% लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर OBC के लिए 27% रिजर्वेशन रखा गया है। लेकिन भारत में रिजर्वेशन को क्यों लाया गया था, इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में बखूबी से समझाया है। इसके बाद 7 जनवरी 2019 में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पर EWS कैटेगरी में उनको शामिल किया गया जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड उनका सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होता है एंड EWS के लिए भारत में 10% रिजर्वेशन रख दी गई। कुल मिला के अगर इंडिया में रिजर्वेशन को देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब 59% रिजर्वेशन इन इंडिया। चैप्टर 6, कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि कास्ट फ्री इंडिया होता तो कितना अच्छा होता, हमारे बच्चे भी आसानी से नौकरी कर पाते एंड वो सारे फैसिलिटी उन्हें मिल पाता जो एक लोअर कास्ट बच्चे को मिलता है। हमारे बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कास्ट रिजर्वेशन की वजह से लोअर कास्ट लोग ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है, वही लोग घर पे अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी भी नीच जात से लड़की मत उठाना, वरना सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे इंडिया कहने को तो आज मॉडर्नाइज के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक अपने सोच को नहीं बदल पाया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन अगर कास्ट के बेसिस पर ना होकर इनकम के बेसिस पर होता तो कितना अच्छा होता। और वही लोग घर पे अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटा कुछ भी कर लेना, लेकिन किसी भी गरीब ज्यादा से प्यार मत करना, वरना सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। इस बात पर गांधी जी कहते थे कि अगर इंडिया को कास्ट फ्री बनाना है तो इंटर मैरिज को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लागू की है, जिसमें 2.5 लाख मिलेगा अगर दूल्हा एंड दुल्हन में से कोई भी दलित होगा। कुल मिला के बातें ये है कि जिन लोगों को कास्ट रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलता है वो उसके सपोर्ट में कहते हैं एंड जिनको नहीं मिलता वो उसके अपोज में कहते हैं एंड जो लोग इसके अपोज में कहते हैं, जब EWS की बात आती है तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी में उनको कुछ फैसिलिटीज मिलेगा। वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कड़वी बात सुनो, भारत कभी भी कास्ट फ्री नहीं हो सकता। अगर कोई भी सरकार इंडिया में कास्ट को हटाएगा तो वो भली भांति से जानता है कि अगले इलेक्शन में उसे कोई भी SC ST कैटेगरी के लोग वोट नहीं देंगे एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं चाहेगा।
भारत के नागरिक के हिसाब से मेरा ये मानना है कि भारत तभी कास्ट फ्री हो पाएगा जब हम सब दिल से मानेंगे कि हम सब भाई भाई है एंड हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है, तभी जाके शायद कास्ट फ्री इंडिया हो सकता है। इस टॉपिक पर आप सबका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।